दुनिया का कोई भी बिजनेस शुरू में लॉस में ही शुरू होता है और धीरे धीरे जाके वो प्रॉफिटेबल होता है। उसमें कितना भी टाइम लग सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 10 साल। अर्ली स्टेज में उसमें काफ़ी सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट भी होती है और उसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। फंड्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे होते हैं, तो जो सेटअप कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है और शुरू में उसको प्रॉफिटेबल लाने के लिए आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई करते हो, एक्सपेरिमेंट करके देखते हो, तो वहाँ भी काफ़ी सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे में रिस्क इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि आप कोशिश करते हो कि मेरे पास जो पैसा वो भी लगा लूँ और कोई हेल्प कर दे तो और भी बढ़िया चीज़ है। हेल्प करने वाले तो काफ़ी हैं, लेकिन वो ये कैसे मान लें कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा ही होगा? क्योंकि दुनिया में जितने भी बिजनेस शुरू होते हैं उसमें से 90% बिजनेस 5 साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। अब हर कोई यही सोचता है कि मेरा आइडिया एकदम ब्रिलियंट है, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, तो फिर ये 90% बिजनेस बंद क्यों हो रहे हैं? इसलिए लोग आपकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करते। और वो ट्रस्ट करे भी क्यों? क्योंकि पैसा तो उनका लग रहा है, कल को पैसा डूबेगा तो उनका डूबेगा, आपका क्या जाएगा? और अगर वो आपको ये चीज बोल दे कि लीगल पेपर पे लिख के दे दो या फिर स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दो कि इतने टाइम में आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा और इतना पैसा बना लेगा, तो आप भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। इसलिए लोग काफी सावधानी बरतते हैं पैसा लगाते हुए। बिजनेस में पैसा लगाने के मल्टीपल तरीके हैं। आपका बिजनेस किस स्टेज पे, कितना आप उसको ग्रो कर चुके हो, उसके हिसाब से आपका जो फंडिंग अमाउंट होता है और जो फंडिंग मेथड होता है वो चेंज होता रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 11 टाइप के डिफरेंट फंडिंग मेथड्स बताऊंगा जिनसे आप अपने बिजनेस के लिए पैसा अरेंज करवा सकते हैं। मैं आपको ये सारे मेथड डिटेल में बताऊंगा, उनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो उसके लिए टाइम स्टैम्प मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप अपने हिसाब से एक एक चीज देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेथड नंबर 1, बूटस्ट्रैपिंग अ कंपनी। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब है कि आप अपनी कंपनी में खुद का पैसा लगाकर उसको ग्रो करना चाह रहे हो, आपने कहीं से फंडिंग नहीं उठाई है, तो इसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। तो आप अपना पैसा लगा सकते हो जिसमें आपकी खुद की सेविंग हो सकती है, आप लोन ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड का पैसा लगा सकते हो, या फिर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से भी लोन लेके पैसा लगा सकते हो, या फिर आप कोई भी जॉब कर रहे हो या कोई दूसरा काम कर रहे हो और साइड हसल के तौर पे थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी इस बिजनेस में लगा सकते हो और इसको ग्रो कर सकते हो। जब आप कहीं से भी फंडिंग नहीं उठाओगे तो इसको बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। आप इसमें एक चीज और कर सकते हो, जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो आपको लोन नहीं दे रहे तो आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि आपकी कंपनी में वो इक्विटी ले ले, यानी कि थोड़ी सी हिस्सेदारी ले ले। शुरू में जब आप बिजनेस शुरू करते हो उसकी 100% ओनरशिप आपके पास होती है, और अगर आप थोड़ी सी हिस्सेदारी उनको दे देते हो और बदले में आपको पैसा मिलता है, तो ये भी आप बूटस्ट्रैप कैटेगरी में ही कहोगे, क्योंकि यहां पर आपने कहीं बाहर से फंडिंग नहीं उठाई है, अपने जान पहचान वालों से थोड़ा सा पैसा लिया है। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, काफी अर्ली स्टेज पर आपका स्टार्टअप है, अभी तक कोई ऐसी बढ़िया चीज हुई नहीं है, अभी आप शुरू कर रहे हो, तो यहां पर रिस्क काफी ज्यादा होता है। तो रिस्क को काउंटर करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इक्विटी देनी होती है, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको इतना ज्यादा पता नहीं होता, तो आप उनको कम से कम इक्विटी में मना सकते हो। यहां पर आप उनको कन्विंस करने के लिए वैल्यूएशन समझा सकते हो कि किस हिसाब से आपका बिजनेस आइडिया काम कर रहा है, कितने टाइम में किस लेवल पर ये पहुंच जाएगा, और जितना पैसा वो दे रहे हैं वो कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा, और उसके बाद किस लेवल तक रिटर्न उनको मिलेगा उनके पैसे के हिसाब से। इस हिसाब से आप इक्विटी आपस में डिसाइड कर सकते हो। बूटस्ट्रैप कंपनी चलाने के काफी सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि कंप्लीट ओनरशिप आपके पास रहती है। दूसरा, ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, जो डिसीजंस आप लोगे कंपनी में उनमें किसी का इंटरफेयर नहीं होगा। आप मार्केट कंडीशंस के हिसाब से और किस हिसाब से आपका बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, आप उस हिसाब से डिसीजन चेंज कर सकते हो। तीसरा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाता है। दूसरी जो कंपनीज है, अगर वो फंडिंग उठाती हैं तो उनके पास पैसा काफी ज्यादा हो जाता है और वो पैसे को वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अननेसेसरीली कहीं पर 2 रुपए लगते हैं तो वो 4 रुपए देना प्रेफर करते हैं, लेकिन क्योंकि आपका खुद का पैसा है तो आप इसको वेस्ट नहीं करोगे, और जो भी डिसीजन आप लोगे काफी सोच समझ के लोगे, तो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन देखने को मिल जाता है। लेकिन बूटस्ट्रैप कंपनी के कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान में जो सबसे पहला नुकसान है वो ये है कि आपके पास जो फंड्स हैं वो लिमिटेड है। काफी बार ऐसा होता है कि आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास फंड्स लिमिटेड है। दूसरा, इसका जो नुकसान है वो ये कि आपके बिजनेस की जो ग्रोथ है वो काफी स्लो होगी दूसरे बिजनेस के मुकाबले, क्योंकि वहां पर अगर वो पैसा ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, पैसा ज्यादा लगा रहे हैं, अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ भी फास्ट हो जाती है। आपके पास क्योंकि पैसा लिमिटेड है तो ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। तीसरा, इसका नुकसान ये है कि जो पूरा रिस्क है बिजनेस का वो आपके ऊपर ही होता है, क्योंकि कोई और पार्टनर है नहीं, कहीं से आपने फंडिंग उठाई नहीं है। तो अगर बिजनेस सक्सेसफुल होगा फायदा भी आपको मिलेगा, अगर बिजनेस लॉस में जाता है, डूबता है, तो उसका पूरा लॉस भी आपके ऊपर ही रहेगा।
एक नुकसान इसका यह भी है कि आपको कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज मिल जाती है। हो सकता है आपकी ही इंडस्ट्री में 2-3 और नए स्टार्टअप हो, उन्होंने कहीं से फंडिंग उठाई हो और वो उस फंडिंग के पैसे का यूज करके फास्ट ग्रो कर जाए। आपके पास क्योंकि लिमिटेड अमाउंट है तो आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, तो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज आपको मिल जाता है। और लास्ट इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। अगर आप फंडिंग उठाते हो तो मल्टीपल लोगों की आपको हेल्प मिलती है, उनके जो नेटवर्क होते हैं उनका यूज़ आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपने फंडिंग नहीं उठाई है, आपके कनेक्शंस नहीं बन रहे हैं, नेटवर्क नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप काफ़ी लिमिटेड रह जाते हो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए और पार्टनरशिप्स के लिए। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि बूटस्ट्रैपिंग इज द राइट अप्रोच फॉर एवरी बिजनेस। ये डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले कि आपके ग्रोथ गोल्स क्या हैं, किस हिसाब से आप ग्रो करना चाह रहे हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपकी पर्सनल रिस्क टॉलरेंस कंडीशन कैसी है और इंडस्ट्री किस हिसाब से परफॉर्म कर रही है। काफी बार ऐसा देखा गया है कि जो फाउंडर्स होते हैं वो अपने बिजनेस को शुरू में बूटस्ट्रैप्ड के तौर पर स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो होने लगता है तो एट अ लेटर स्टेज उनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है और उसके बाद वो फंडिंग के लिए ओपन हो जाते हैं। मेथड नंबर 2, सर्च अ को फाउंडर। आप आपके बिजनेस के लिए एक पार्टनर सर्च कर सकते हैं जो आपके बिजनेस में पैसा भी इक्वली लगाए जैसे आप लगा रहे हैं और सारी चीजें आपके साथ शेयर करे और उसमें नॉलेज भी होनी चाहिए, वो आपको एक एक चीज के लिए गाइड करे। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास एक बिजनेस आइडिया था, आपके पास थोड़े पैसे थे, आप चाहते थे कि कोई आपके माइंडसेट जैसा ही व्यक्ति आपको मिल जाए, तो आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिसका सेम आइडिया हो या आपका आइडिया वो समझे और वो गोल समझे क्या आप अचीव करना चाह रहे हो और वो अपना इंटरेस्ट दिखाए आपके बिजनेस को ग्रो करने में। तो ऐसे में आप उससे फंड्स ले सकते हो और बदले में उसको को फाउंडर का स्पॉट ऑफर कर सकते हो। अब ऐसे लोग आपको कहां मिलेंगे, तो जनरली मैं आपको बताता हूं क्या होता है। आप जैसे बिजनेस आइडिया आपके पास है, आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आपसे पहले किसी बिजनेस आइडिया पर काम किया होगा और हो सकता है उनका बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल हुआ हो, ना हुआ हो, पैसे की कमी पड़ गई हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ज्यादातर लोग वापस से जॉब में नहीं जाना पसंद करते क्योंकि उनके जो स्किल्स हैं वो काफी बढ़िया होते हैं और वो प्रेफर करते हैं कि यार मेरा आइडिया अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं किसी दूसरे के आइडिया में हेल्प करूं। तो आप ऐसे लोगों को सर्च कर सकते हो। आपको ये कहीं से भी मिल सकते हैं, किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, लिंक्डइन पर मिल जाएंगे, आपके नेटवर्क्स में कहीं पर मिल जाएंगे, ग्रुप्स में आपको मिल जाएंगे। और आपको ऐसे लोगों को ढूंढना होता है को फाउंडर स्पॉट के लिए। तो इसके मल्टीपल फायदे भी हो जाते हैं। पहला फायदा यह है कि आपका जो फाइनेंशियल रिस्क है वो डिवाइड हो गया 2 लोगों में। दूसरा, आपको यहाँ पर एक एक्सपर्टीज मिल जाती है दूसरे बंदे की, तो वहां पर आपके जो डिसीजंस हैं वो काफी बढ़िया हो जाते हैं। आपको डाइवर्स पर्सपेक्टिव मिल जाता है किसी भी अप्रोच के ऊपर। आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़िया हो जाती है। आप मल्टीपल क्रिएटिव आइडियाज के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। और यहाँ पर जो नेटवर्क हैं वो भी आपके ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि आपके खुद के कुछ पर्सनल नेटवर्क से और ये जो दूसरा व्यक्ति आपको मिला है इनके अपने खुद के कुछ नेटवर्क होंगे, कॉन्टैक्ट्स होंगे, जहां से आपको न्यू पार्टनर्स मिल सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स मिल सकते हैं, आपको पोटेंशियल कस्टमर्स मिल सकते हैं। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर बढ़िया आपके साथ हो जाती हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो इसमें यही है कि जो आपका कंप्लीट कंट्रोल था आपके बिजनेस के ऊपर वो आपको डिवाइड करना पड़ता है। दूसरा, जो प्रॉफिट है, इक्विटी है, वो आपको डिवाइड करनी होती है, शेयर करनी होती है दूसरे व्यक्ति के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पर एक रिस्क रहता है मिसअलाइनमेंट का, यानी कि उनके अपने कुछ गोल हो सकते हैं या फिर उनका काम करने का तरीका अलग हो सकता है जो आपको समझ में ना आए, तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती हैं। और लास्ट में यहाँ पर जो आपके बिजनेस है उसकी जो सक्सेस रेट है और सारी चीज़ें इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आप दोनों की केमिस्ट्री कितनी बढ़िया है, कितने अच्छे से आप एक बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। रोल्स के ऊपर किस तरीके से काम करना है, क्या लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं, इक्विटी को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप इनको सॉर्ट आउट कर लेते हो तो बेस्ट है, नहीं तो आपका बढ़िया बिजनेस आइडिया भी लॉस मेकिंग आइडिया बन सकता है सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर। ये जो फंडिंग मेथड अभी तक मैंने आपको बताए थे ये तब के लिए थे जब आपने अपने बिजनेस आइडिया पर काम ही नहीं किया, काफी अर्ली स्टेज पर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट थी। अब जो मैं आपको फंडिंग मेथड्स बताऊंगा ये तब के लिए हैं जब आपने अपने बिजनेस आइडिया पे थोड़ा बहुत काम कर लिया है, आपने थोड़ा बहुत आइडिया एग्जीक्यूट करके देख लिया है, अपनी जेब से पैसा लगा लिया है, थोड़े से रिजल्ट्स आपके सामने आ गए हैं, तो अब आप ये आगे आने वाले फंडिंग मेथड्स को ट्राई कर सकते हो। इसमें एक चीज मैं और आपको बता दूं, जितने भी ये फंडिंग मेथड्स हैं इनमें काफी सारी चीजें देखी जाती हैं। आप बाहर से लोगों से पैसे उठा रहे हो तो आपके पूरे माइंडसेट को देखा जाएगा, अच्छे से आपकी स्किल सेट को देखा जाएगा। ऐसे में लोग प्रेफर करते हैं कि आपने टॉप टियर 1 कॉलेजेस से अपनी पढ़ाई करी हो, आपका जो पीछे का प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो आपकी हेल्प करती है वो है पर्सनल ब्रांडिंग।
रिसेंटली मैंने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था जो जितना ज़्यादा दिखता है वो उतना ज़्यादा बिकता है। तो आपको अपने आप को मार्केट में लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। जितना अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाओगे उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाती है आगे पैसा उठाने के लिए। तो पर्सनल ब्रांडिंग वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर थंबनेल आपको दिख जाएगा, उसके ऊपर आई बटन का लिंक है, आप उस बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को बाद में देख लेना, पहले ये मेथड सारे देख लो। मेथड नंबर 3, एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास पैसा काफी अच्छा है और वो स्टार्टअप्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। यहाँ पर आपको एक फायदा ये मिलता है कि ये जो लोग होते हैं इनके पास पैसे के साथ साथ नॉलेज भी होती है, एक्सपर्टीज भी होती है, तो ये आपको मेंटरशिप में भी हेल्प करते हैं और इंडस्ट्री कनेक्शन जो होते हैं उसमें भी आपको हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, ये काफी अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो अर्ली स्टेज में रिस्क काफी ज्यादा होता है, तो यहाँ पर इनको रिवॉर्ड भी ज्यादा चाहिए होता है, तो इक्विटी आपको अच्छी खासी डाइल्यूट करनी पड़ेगी, इनके साथ शेयर करनी पड़ेगी। इस टाइप के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उन बिजनेस में ही पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिनकी उनको नॉलेज है, या तो पास्ट में उन्होंने उस इंडस्ट्री में काम किया है या उस इंडस्ट्री की उनको नॉलेज है, तब ये अपना पैसा लगाना प्रेफर करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल्स भी होते हैं और इनके नेटवर्क या फिर ग्रुप भी होते हैं। नेटवर्क और ग्रुप के एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ये रीजन वाइज बने हुए होते हैं, जैसे इंडियन एंजल नेटवर्क करके एक ग्रुप है, एक हो जाता है अपना मुंबई एंजल्स करके, तो इस हिसाब से रीजन वाइज एंजल ग्रुप्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आपका बिजनेस जिस एरिया में है आप उस एरिया के एंजल नेटवर्क को सर्च कर सकते हैं और वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी आप नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड कर सकते हो, वहां से आपको नॉलेज मिल जाएगी। और काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जैसे एंजल लिस्ट, गस्ट, सीड इन्वेस्ट, वहां से भी आपको इनके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अब जो हम फंडिंग मेथड्स की बात कर रहे हैं ये सारे प्रोफेशनल फंडिंग मेथड है, तो यहां पर आपकी जो अप्रोच है वो एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपको आपके बिजनेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास एक पिच रेडी होनी चाहिए जो आप आगे इनको सुना सकते हो। एक चीज का और यहां पर ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पैसे की जरूरत है, कोई भी दे आपको बस पैसा चाहिए। अगर ऐसा आप करते हो तो इसका मतलब आप गलत माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हो। आपको पैसा चाहिए लेकिन कोशिश करना सही एंजल इन्वेस्टर आपको मिले जिसको आपकी इंडस्ट्री की नॉलेज हो, जिसकी एक्सपर्टीज हो, जिसके पास इंडस्ट्री कनेक्शंस हो, जो आपके बिजनेस को आगे ग्रो करने में भी हेल्प करे। जितनी ज्यादा चीजें आप अच्छे से उनके साथ वेरीफाई करोगे, चेक करोगे, उनको शो करोगे, सही इंफॉर्मेशन दोगे, उतनी बढ़िया तरीके से आपको फंडिंग मिलेगी और उतनी बढ़िया तरीके से आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग लेने के काफी सारे फायदे हैं। सबसे पहला, आपको यहां पर एक्सपर्टीज और मेंटरशिप देखने को मिल जाती है। तो ये काफी नॉलेजेबल पर्सन होते हैं जो काफी सारे स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, तो इनकी नॉलेज अच्छी होती है। ये आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं आपको अच्छे से। इसके अलावा इनके नेटवर्क्स काफी अच्छे बने होते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं, वहां से आपको फायदा मिल जाता है। तीसरा यहां पर फायदा ये हो जाता है कि आपको वैलिडेशन और क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। इसका मतलब है कि अगर कोई एंजल इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा लगाता है तो इस बात का प्रूफ है कि आपके बिजनेस आइडिया में वाकई में दम है। उस बंदे ने काफी रिसर्च करके, क्योंकि इतना नॉलेजेबल पर्सन अगर आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके बिजनेस में बात है। तो फ्यूचर में फंडिंग मिलने में काफी ज्यादा हेल्प आपको यहां पर हो जाती है। अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये कि आपके बिजनेस के ऊपर कंट्रोल चला जाता है। आपने कहीं से फंडिंग उठाई है तो डेफिनेटली आपका जो कंट्रोल है वो वहां पर डिवाइड हो गया। दूसरा, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उनका जो आइडिया होता है, जो विजन होता है मैनेजमेंट को लेकर, कंपनी को लेकर, वो डिफर कर सकता है। इन्होंने अपना पैसा लगाया तो इनका जो अल्टीमेट गोल होता है वो ये होता है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न चाहिए, फास्ट चाहिए और बड़ा रिटर्न चाहिए। और हो सकता है आपका जो विजन है वो ये है कि आपको अपनी कंपनी ग्रो करनी है, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन दोनों के जो विजन है यहाँ पर वो डिफर करते हैं, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस होते हैं। और लास्ट सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो जाता है कि जो फंडिंग कैपेसिटी होती है एक एंजल इन्वेस्टर की वो लिमिटेड होती है। तो आपको हो सकता है फ्यूचर में और भी ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़े, तो वहां पर आपको आपकी इक्विटी दोबारा से डाइल्यूट करनी पड़ेगी। मेथड नंबर 4, वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग। तो अगर आपने अपने बिजनेस आइडिया के ऊपर काम कर लिया है, एक आपके पास प्रोडक्ट था या कोई सर्विस थी, वो आपने रेडी करी, प्रिपेयर करी, मार्केट में इंट्रोड्यूस करी, आपके पास कुछ नंबर्स हैं दिखाने के लिए, मतलब आपका जो बिजनेस है वो एक अच्छे खासे लेवल तक पहुंच चुका है और आपको ज्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तब आप वीसी फंडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ये कौन होते हैं? ये भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्होंने अपना एक फंड बनाया होता है, या फिर ऐसी फर्म्स होती हैं जिन्होंने वीसी फंड बनाया होता है और उन इंडिविजुअल्स का जो पैसा है वो इस फंड के अंदर डाला होता है और इस फंड से आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है।
अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपने अपने बिजनेस आइडिया के ऊपर अच्छे से काम किया हो, आपके पास टीम होनी चाहिए, एक मार्केट वैलिडेशन आपके पास होना चाहिए और सारी चीजें आपके पास प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, तभी आपको वीसी फंडिंग मिलेगी। इसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा, वीसी फंडिंग भी सेम एंजल इन्वेस्टर्स की तरह होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, वो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी नॉलेज होती है, एक्सपर्टीज होती है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर। उसी तरीके से जो वीसी फर्म्स होती हैं उनकी एक्सपर्टीज होती है कुछ इंडस्ट्रीज को लेकर, या उनकी प्रेफरेंस होती है कि किस टाइप की इंडस्ट्री में उनको पैसा लगाना है। तो आप उस वीसी फर्म को चूज करिए जिसकी एक्सपर्टीज या जिसकी नॉलेज हो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड और आपकी इंडस्ट्री में पास्ट में भी उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट करी हो। और अगर आप इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं जहां पर आपको वीसी फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब आपके पास भी नेटवर्क काफी अच्छे खासे होंगे। तो अपने नेटवर्क्स का यूज कीजिए ताकि वो लोग आपको इंट्रोड्यूस कर सके वीसी फंड मैनेजर्स और वीसी फर्म्स के साथ, क्योंकि अगर इस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो आपके मीटिंग के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप लिंक्डइन पे भी अप्रोच कर सकते हैं, ट्विटर पे भी सर्च करके वहां पर भी अप्रोच कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोसेस है ये काफी लंबा होता है, काफी मल्टीपल टाइम्स आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फॉलोअप्स लेने पड़ेंगे, उसके बाद कहीं जाके मीटिंग आपकी डिसाइड होगी। एक बार जब आपकी मीटिंग डिसाइड हो जाती है तो वहां पर काफी सारी चीजें आपको दिखानी पड़ती हैं, अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल्स, बिजनेस ऑपरेशन, मार्केट पोटेंशियल और भी जो भी रिक्वायरमेंट उनकी तरफ से होती है वो सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। और मान लीजिए इन सारी चीजों के बाद अगर वो इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो वहां से फिर नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाती है। आपकी जो ओनरशिप है और जितनी भी इक्विटी आप डाइल्यूट करेंगे उसके ऊपर आपको अच्छे से नेगोशिएशन करनी होती है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट या फिर लीगल एडवाइस आप ले सकते हैं, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रेडी कराए जाते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़िएगा और उसके ऊपर भी आप कोई लीगल एडवाइस ले सकते हैं। अब अगर मैं इसके फायदे की बात करूं तो वही सारे फायदे यहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं। कैपिटल आपको काफी अच्छी खासी मिल जाती है, एक्सपर्टीज और इंडस्ट्री नॉलेज आपको मिल जाती है, नेटवर्किंग, कनेक्शंस, ये सारे काफी अच्छे से आपके ग्रो हो जाते हैं और एक वैलिडेशन और क्रेडिबिलिटी आपके बिजनेस को मिल जाती है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली आपके बिजनेस आइडिया में दम है। अब अगर मैं यहां पर कॉन्स की बात करूं तो सबसे बड़ा कॉन यहां पर यही हो जाता है कि आपकी जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है आपके बिजनेस के ऊपर, वो काफी कम रह जाता है। आपको आपकी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ती है और आपको रेगुलर मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, अपडेट देनी पड़ेंगी, किस हिसाब से आपका बिजनेस काम कर रहा है, किस हिसाब से आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या रेवेन्यू बन रहा है, क्या क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम शेयर करनी पड़ेंगी वीसी फर्म्स के साथ और वहां पर आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। और जो सबसे बड़ा कौन है वो ये कि आपके ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, प्रेशर काफी ज्यादा होता है अपने बिजनेस को ग्रो करने का काफी फास्ट, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिटेबल एग्जिट ले सकें। मेथड नंबर 5, क्राउड फंडिंग। अभी जैसे मैंने आपको बताया एंजल इन्वेस्टर्स थे या वीसी फर्म्स थी, वहां पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का पैसा लगा होता है, उनको स्टार्टअप में अपना पैसा लगाकर ग्रो करना होता है। ये सेम चीज नॉर्मल इंडिविजुअल को भी समझ में आती है, वो भी अपना पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे ज्यादा नहीं होते, तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्ट होते हैं जैसे किकस्टार्टर, गोफंडमी, इंडीगोगो, सीड इन्वेस्ट। और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको अपना आइडिया प्रेजेंट करना होता है, पूरा विजन आपको वहां पर प्रेजेंट करना होता है, क्या आपके बिजनेस का विजन है, कितने फंड्स की आपको रिक्वायरमेंट है, और फिर ये इंडिविजुअल्स वहां पर आपकी प्रोपोजिशन चेकआउट करते हैं और अगर उनको लगता है तो वहां पर वो आपको फंड प्रोवाइड करते हैं। अब इसका एक टाइम पीरियड होता है 30 डेज, 60 डेज, उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको जो फंड है वो इकट्ठा करना होता है। हर प्लेटफॉर्म की अलग अलग कंडीशंस होती हैं और उनकी जो स्ट्रक्चर है, फी है, सारी चीजें डिफर करती हैं। तो इसके बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पहले उस प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़िए जहां पर आप ये ट्राई करना चाह रहे हैं, प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझिए, उसके बाद आप अपना आइडिया वहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके प्रोज की बात करूं तो सबसे बड़ा फायदा यहां पर ये हो जाता है कि आपके ब्रांड को एक्सपोजर मिलता है, मार्केटिंग मिलती है, क्योंकि इतने सारे लोग आपके ब्रांड के आइडिया को देखते हैं, सारी चीजें समझते हैं, तो आपकी मार्केटिंग फ्री में हो जाती है। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि यहां पर आपकी एक कम्युनिटी बिल्ड करने का आपके पास ऑप्शन होता है, काफी सारे लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो तो एक कम्युनिटी आप बिल्ड कर सकते हो। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये कि जो आपका आइडिया है, जो आपने प्रेजेंट करा है, वो मार्केट में काफी ज्यादा लोगों तक आपने प्रेजेंट करा है, तो उसके लीक होने के और कॉपी करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। दूसरा इसका एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर आपको टाइम और एफर्ट काफी ज्यादा लगाना होता है फंडिंग रेज करने के लिए। तीसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि यहाँ पर आपको कोई एक्सपर्टीज नहीं मिलती, क्योंकि ये सारे नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं जो थोड़ा थोड़ा पैसा आपके लिए लगा रहे हैं, तो एक्सपर्टीज आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। और लास्ट ड्रॉबैक इसका ये है कि इसमें थोड़ी सी प्लेटफॉर्म फी भी इंक्लूडेड होती है, जो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर अपना आइडिया प्रेजेंट करने जा रहे हैं वहां पर आप चेकआउट कर लीजिएगा। मेथड नंबर 6,
इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। तो ये स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने वाले प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको फंडिंग से रिलेटेड, मेंटरशिप, ऑफिस स्पेस और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड आपकी हेल्प करी जाती है ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स दोनों ही सेम गोल शेयर करते हैं, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। एक्सेलरेटर्स का जो प्रोग्राम है वो कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों के बीच का होता है। ये उन बिजनेसेस की हेल्प करते हैं जिनका एटलीस्ट MVP रेडी है। MVP का मतलब होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, या फिर जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस अपने बिजनेस में कर ली है, उनकी ये हेल्प करते हैं। इस प्रोग्राम के दौरान ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप काफी सारी चीजें सीखें और माइलस्टोन अचीव करें और अच्छी खासी प्रोग्रेस शो करें। कोहर्ट बेस्ड मॉडल पर ये काम करते हैं जिसमें काफ़ी सारे स्टार्टअप्स होते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे की एक्सपर्टीज शेयर करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं और सारे साथ में ग्रो करते हैं। दूसरे होते हैं इंक्यूबेटर्स। ये प्रोग्राम थोड़ा लंबा चलते हैं, कुछ महीनों तक ये प्रोग्राम चलते हैं और ये ज़्यादातर उन स्टार्टअप्स के लिए होते हैं जो उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां पर उनको थोड़ी सी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। ये ऑफिस स्पेस आपके साथ शेयर करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करके देते हैं, इक्विपमेंट की आपको जरूरत है तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं और आपके स्टार्टअप के हिसाब से, आपकी बिजनेस नीश के हिसाब से कस्टमाइज सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर ये एक्सेलरेटर से थोड़े ज्यादा एडवांस स्टार्टअप्स के लिए यूज में आते हैं। इन प्रोग्राम से रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन इंटरनेट पर मिल जाएगी। जब आप इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स लिखकर सर्च करेंगे वहां पर काफी सारे प्रोग्राम्स आपके सामने आ जाएंगे। वहां पर आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। एक लॉन्ग लेंथी प्रोसेस होता है, अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन आपको देनी होती है, पिच डेक आपको रेडी करनी होती है, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होता है, काफी सारी चीजें देखी जाती हैं, समझी जाती हैं, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इंटरनेट पे आप जाके ट्राई कर सकते हैं। अब अगर इसके प्रोस की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। काफी कुछ चीजें आप सीख सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड। कॉन्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो काफ़ी लिमिटेड है, कॉम्पिटिटिव है काफ़ी, और इसके अलावा यहाँ पर जो टाइम कमिटमेंट और प्रेशर होता है वो भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। मेथड नंबर 7, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ग्रांट्स। तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट और एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीति आयोग, और ये अलग अलग बिजनेस कैटेगरी और बिजनेस एरिया के हिसाब से आपको सपोर्ट और फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सारी इनकी स्कीम्स और प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, ऐसी काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए तो जो बेस्ट पर्सन आपको मिलेगा वो है कोई चार्टेड अकाउंटेंट। उनके पास इन सारी स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, प्लस वो आपकी हेल्प भी करेंगे अप्लाई करने में, और जो डॉक्यूमेंट्स अरेंज कराने हैं उन सारी चीज़ों में वो आपकी हेल्प भी करेंगे। इसके अगर फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको सब्सिडी यहाँ पर मिल जाती है, कोलेटरल फ्री लोन आपको मिल जाता है। लोन अगर आप लेते हो तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो होते हैं। इसके अलावा वुमेन के लिए और जो SC ST कैंडिडेट होते हैं उनके लिए काफ़ी सारे बेनिफिट है, यहाँ पर टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। और अगर कॉन्स की बात करें तो दो सबसे बड़े कॉन्स ये हैं कि पहली बात तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है, और दूसरा काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है। तो काफ़ी टाइम आपको अपना लगाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप इन स्कीम्स और ग्रांट्स का फायदा उठा सकते हैं या नहीं। मेथड नंबर 8, बैंक लोन्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये ट्रेडिशनल फंडिंग मेथड है जिसमें आप बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बिजनेस लोन ले सकते हैं। इसमें आपको कोलेटरल या फिर गारंटी की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आपकी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए, उसके बाद आप लोन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आपका कंट्रोल काफ़ी अच्छा खासा होता है, दूसरे जो अभी मैंने मेथड बताए थे उनके मुकाबले बिजनेस के ऊपर आपका कंट्रोल काफ़ी अच्छा खासा होता है। आपको अच्छे से चेकआउट करने चाहिए क्या क्या लोन ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, रीपेमेंट ऑप्शंस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, ये सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। फायदे आपको क्या मिलते हैं? पहला फायदा तो ये मिलेगा, बिजनेस के ऊपर आपका कंट्रोल है। दूसरा, फंड्स का यूज आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है। जैसे दूसरे मेथड्स में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हो जाते हैं तो आपको उन सबका अप्रूवल लेना होता है, यहाँ पर आपको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा फायदा इसमें ये हो जाता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होती है, जिससे फ्यूचर में आपको लोन या फिर फंडिंग रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए तो वहाँ पर आपको हेल्प मिल जाती है। ड्रॉबैक की बात करें तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व होता है, जो कि बिजनेस के साथ साथ आपको टाइमली पे करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर रिस्क होता है डेट का। कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप अगर इंटरेस्ट टाइम पर पे नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास फंड्स नहीं है आपके अमाउंट को रीपे करने के लिए, तो वहां पर जो डेट का रिस्क है वो काफी ज्यादा आपके बिजनेस के ऊपर बना रहता है। मेथड नंबर 9, डेट फाइनेंसिंग। तो जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट को इशू करके, जैसे कि बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल नोट्स, कमर्शियल पेपर और डिबेंचर्स, इनको इशू करके फंड्स रेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। इसके थ्रू वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि जिससे उनको पैसा मिल रहा है, उनको ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि एक फिक्स डेट पे आपका ये सारा
पैसा मैं आपको वापस कर दूंगा, प्लस तब तक मैं आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑफर करूंगा मंथली, क्वार्टरली या फिर एनुअल बेसिस पे। और इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि जो डेट आज आप रेज कर रहे हो इसको फ्यूचर में आप इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन भी देते हो। इस मेथड का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि जो आपकी डाइल्यूशन है वो काफी कम से कम होती है। दूसरा इसका फायदा ये हो जाता है कि जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो बिल्ड हो जाती है। तीसरा फायदा इसका ये हो जाता है कि जो रीपेमेंट टर्म्स होती हैं वो आप अपने हिसाब से नेगोशिएट कर सकते हो। अब अगर इसके कॉन्स की बात करें तो सबसे बड़ा कॉन्स इसमें भी वही है जो पिछले वाले में था, यहाँ पर इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। दूसरा इसमें आपको कोलेटरल या फिर गारंटी देनी होती है। तीसरा यहाँ पर लिमिटेड इन्वेस्टर्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। और चौथा ये वाला जो पूरा मेथड है वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से वेरी करता रहता है। मेथड नंबर 10, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। तो ये वो मेथड है जिसमें आप अपनी ही इंडस्ट्री की दूसरी किसी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हो एक सेम गोल को अचीव करने के लिए। इसमें फायदा आपको ये मिलता है कि फंडिंग के साथ साथ यहाँ पर आपको उनके रिसोर्सेज यूज करने का भी मौका मिल जाता है, जैसे कि आप उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज कर सकते हो, उनकी एक्सपर्टीज का यूज कर सकते हो, और एक कॉमन गोल के लिए, एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए दोनों कंपनी काम करती हैं। इसके अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो दो बढ़िया बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला, आपका रिस्क काफी कम हो जाता है यहाँ, क्योंकि आप अपनी इंडस्ट्री की एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो आपके ग्रो करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, आपको यहां पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाती है। आपके दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आप एक बढ़िया कंपनी के साथ पार्टनर अप कर चुके हैं तो आपके जो चांसेस होते हैं ग्रो करने के वो काफी ज्यादा होते हैं। इसी तरह से कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लेती है। तो यहां पर एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट हो गई है दूसरी कंपनी के अंदर, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। तो ये भी सिमिलर चीज होती है, यहां पर भी सेम बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी जो होती है, ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, जो इन्वेस्टर कंपनी है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो रिसोर्सेज हैं वो यूज करने का आपको मौका मिलता है, और जो आपकी ग्रोथ रेट है वो काफी फास्ट हो जाता है, सक्सेस के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और लास्ट मेथड आ जाता है आईपीओ, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप में से ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं। अभी तक आप अपने बिजनेस के लिए जो मल्टीपल स्टेजेस पे, मल्टीपल राउंड्स में फंडिंग रेज करते आए हैं, अलग अलग इन्वेस्टर्स आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, उन सब के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी बिजनेस को फाइनली पब्लिक के लिए खोल दें, स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा दें। उसके बाद जो ये इन्वेस्टर्स होते हैं ये अपने अपने प्रॉफिट लेके इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर काफी सारी कंपनीज इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंक्स का रोल होता है, जो कि एक प्रोस्पेक्टस रेडी करते हैं, पूरा अच्छे से थोरोली स्टडी करते हैं आपके बिजनेस को, ऑपरेशंस को, फाइनेंशियल्स को। उसके बाद प्रोस्पेक्टस रेडी करते हैं, उसके बाद वो प्रोस्पेक्टस को फाइल करते हैं, एक एजेंसी होती है जैसे सेबी, उसमें फाइल करते हैं। वहां से जब अप्रूवल मिलता है तो उसके बाद आपका जो आईपीओ है वो कुछ पीरियड के लिए ओपन होता है, और जो भी लोग नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं आपके और मेरे जैसे, वो अप्लाई करते हैं इस आईपीओ के लिए। और जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके बाद सारी चीजें चेक करने के बाद आईपीओ अलॉट होता है। उसके बाद जो पैसा आता है उस पैसे को या तो बिजनेस की ग्रोथ के लिए लगा सकते हैं, या जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे उनको वो पैसा मिल जाता है और वो अपना रिटर्न लेके वो उसमें से बाहर निकल जाते हैं, और जो इक्विटी है वो नॉर्मल पब्लिक के बीच में बढ़ जाती है। इसमें अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें इन्वेस्टर्स को होता है, जिन्होंने इतने लंबे समय तक कंपनी में अपना पैसा लगाया हुआ था, वो अच्छा खासा रिटर्न लेके यहां पर एग्जिट कर सकते हैं। कॉन्स की बात मैं करूं तो इस मेथड के बाद आपकी जो रेगुलेटरी कंप्लायंस होती हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपको टाइम टू टाइम काफी सारी चीजें शेयर करनी पड़ती हैं पब्लिक के लिए और गवर्नमेंट के लिए, या फिर जो सेबी एजेंसी की हम बात कर रहे थे सबके लिए आपको एक एक चीज वहां पर टाइम टू टाइम डिलीवर करनी होती है। तो ये थे 11 फंडिंग मेथड्स जिनका यूज आप ले सकते हैं अलग अलग बिजनेस स्टेज पर। इनके सबके फायदे मैंने आपको बताए, नुकसान आपको बताए, क्या क्या प्रोसेस है और किस किस बात का आपको ध्यान रखना है, सारी चीजें मैंने आपको समझाई। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और अगर इस टाइप की वीडियोस आपको देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।